पिछले एपिसोड में हमने पाकिस्तान में इनहेरिटेंस लॉ के बुनियादी उसूल और ये समझा था कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में ये लॉ कैसे अप्लाई होता है। आज के एपिसोड में हम इसी टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे कि जब इनहेरिटेंस का लॉ मौजूद है तब भी बहुत से लोग अपने विरासत के हक से महरूम क्यों रह जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत सी औरतों को अपने विरासत के कानूनी हिस्से से महरूम कर दिया जाता है। कुछ केसेस में फैमिली प्रेशर की वजह से वो अपना हक छोड़ देती हैं, कुछ केसेस में शर्म या सोशल प्रेशर उन्हें रोक देता है और कभी उन्हें ये कहकर मना कर दिया जाता है कि उनका हिस्सा जहेज में दे दिया गया था। इस एपिसोड में हम विल यानी वसीयत पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि अगर इनहेरिटेंस देने से इनकार कर दिया जाए तो लीगल एक्शन क्या होता है। तो सवाल ये है कि जब हक मौजूद है तो फिर औरतें अपना इनहेरिटेंस का हक क्यों नहीं ले पाती। दिस इज़ इकरा मंजूर और नो योर राइट्स के आज के एपिसोड में हम इनहेरिटेंस राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन, लीगल रेमेडीज़ और ख़वातीन के एक्सेस टू जस्टिस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट मोहम्मद एहसन हुसैन जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और जिन्होंने हमसे पिछले एपिसोड में भी इनहेरिटेंस लॉ पर बात की। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगेन थैंक यू वेरी मच सर। हमने पिछले एपिसोड में भी आपसे डिस्कशन की इनहेरिटेंस के मुख्तलिफ लॉज पर। उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सर मुझे बताइएगा अगर हम इनहेरिटेंस लॉ में देखें तो विल का एक लफ्ज़ सामने आता है जिसे हम वसीयत भी कहते हैं। विल क्या है, लीगली ड्राफ्ट कैसे होती है, ये कौन कर सकता है, उसके बाद कितने शेयर्स जो हैं प्रॉपर्टी या एस्टेट के इसमें दिए जा सकते हैं लीगल एयर्स को। अच्छा, विल एक बेसिकली आप उसको अगर उर्दू तर्जमा करें तो वसीयत है। वसीयत कौन कर सकता है? जो किसी भी प्रॉपर्टी का ऑनर है, मालिक है और वो अपनी ज़िंदगी में डिसाइड करना चाहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का एक सर्टेन पोर्शन किसी को देना चाहता हूँ। वो उसके लीगल हेयर्स भी हो सकते हैं और वो लीगल हेयर्स का होना ज़रूरी नहीं, किसी थर्ड पार्टी को भी दे सकता है। अब क्वेश्चन है कि वो कितनी प्रॉपर्टी दे सकता है? कोई भी शख्स अपनी टोटल एसेट्स का 1/3 पोर्शन वसीयत में दे सकता है। 1/3 से ज़्यादा नहीं दे सकता। हुँ। हमारे पाकिस्तान के लैंड लॉज़ के मुताबिक वसीयत को कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल है, ओके। लाज़मी रजिस्टर्ड करवाना है हुँ, आपने हुँ, हुँ। और आप उसको उसका प्रॉपर प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में मौजूद है, उसके तहत आप उसको प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड करवाते हैं। ओके। और हाँ, ये उसमें डिफ़रेंस ये है कि आप अपनी वसीयत को अपनी ज़िंदगी में चेंज भी कर सकते हैं और कैंसल भी कर सकते हैं। हुँ, कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 पोर्शन या उससे लेस पोर्शन किसी को वसीयत में दे दिया है और वो वसीयत रजिस्टर्ड करवा दी, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम यू डिसाइडेड कि ये मैं नहीं करना चाहता, तो आप वो वसीयत का डॉक्यूमेंट कैंसिल भी कर सकते हैं और उसको तब्दील करके कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। ओके। ये बात है। अच्छा, अब ये भी मिसकंसेप्शन है कि जी वसीयत की वजह से आप लीगल हेयर्स को महरूम कर रहे हैं। हुँ, बिल्कुल गलत है। इस्लाम, हमारा लैंड लॉज़ हमें इजाज़त देते हैं कि कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी को जिसका वो मालिक है, हुँ, अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकता है, दे सकता है। कुरान पाक भी इजाज़त देता है, इस्लाम भी इजाज़त देता है और लैंड लॉज़ भी इजाज़त देते हैं। आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपनी जो प्रॉपर्टी जिसके आप मालिक हैं, उसको आप अपनी ज़िंदगी में डिस्पोज़ ऑफ नहीं कर सकते। तो आप डिस्पोज़ ऑफ करने का इख्तियार रखते हैं, ठीक है? तो आप किसी भी तरीके से रखते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप उसको वसीयत से किस डिस्पोज़ ऑफ कर दें, उसको सेल आउट कर दें, उसको हिबा कर दें किसी को, ये आपकी मर्ज़ी है। तो आपका इख्तियार है अपनी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का। ठीक है। इसमें सर मज़ीद 2 सवाल मैं पूछना चाहूँगी। पहला ये कि अगर मेरी जायदाद है और या मेरे फ़ादर की जायदाद है, वो वसीयत में हम 4 बहन-भाई हैं, हम में से किसी एक को ज़्यादा जायदाद देते हैं। 1/3 के अलावा वो दे सकते हैं? नहीं, 1/3 से ज़्यादा? 1/3 से ज़्यादा नहीं दे सकते। अपनी बेटा हो या बेटी हो? 1/3 से ज़्यादा नहीं दे सकते। हुँ, वो अगर वसीयत करेंगे, तो 1/3 ही दे सकते हैं। अगर उन्होंने 1/3 से ज़्यादा देनी है, तो उनको वो प्रॉपर्टी गिफ्ट या हिबा करनी पड़ेगी, ठीक है। किसी एक को। हुँ, हुँ। अब एग्ज़ैक्टली दूसरा मेरा सवाल हिबा से रिलेटेड था। हिबा क्या है? और ये किस तरह हमारे इस लीगल प्रोसेस में काम करता है? अच्छा, हिबा बेसिकली गिफ्ट है।
कोई भी शख्स लव अफेक्शन से, प्यार की मोहब्बत की वजह से अपने किसी बेटे को या किसी भी सेकंड पार्टी वाइफ को या थर्ड पार्टी किसी को भी, अननोन पर्सन अननोन भी हो पर्सन सकता भी है। हो ओके। सकता है, वो ट्रस्ट भी हो सकता है, हुँ। वो प्रॉपर्टी करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है? हिबा करने के लिए 3 मेन इंग्रीडिएंट्स हैं। जो देने वाला है, उसको पहले ऑफ़र करनी है जिसको वो दे रहा है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑफ़र। ओके। तो जिसको ऑफ़र की जा रही है, उसके लिए लाज़मी है कि वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे। हुँ। ओके। और थर्ड पोर्शन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ पोज़ेशन। हुँ। आपने फिर वो प्रॉपर्टी का पोज़ेशन भी उसको देना है जिसने एक्सेप्टेंस की है। और ये आपने जो तीनों स्टेप्स बताए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये तीनों स्टेप्स जो हैं ये लीगली कहीं डॉक्यूमेंट होंगे, या ये तीनों स्टेप्स कैसे वेरीफाई हो सकते हैं कानूनन? हिबा ओरली भी हो सकता है और रजिस्टर्ड भी हो सकता है। ओके। दोनों सूरतों में वैलिड है, हुँ। ठीक है? कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल नहीं है। हो ओके। जाए तो हुँ। बहुत बेहतर है, ठीक है? नहीं है तो फिर प्रॉब्लम ये है कि आपको कल को उस डॉक्यूमेंट, उस जो गिफ्ट हुआ है, आपको हिबा हुआ है, उसको प्रूफ करना पड़ जाता है। तो हुँ। प्रूफ करने के लिए फिर आपको विटनेसेस की ज़रूरत है कि जिनके सामने ऑफ़र हुई थी और एक्सेप्टेंस हुई थी और डिलीवरी ऑफ पोज़ेशन हुआ था, तो वो तीनों आपको प्रूफ करने पड़ जाएँगे। और अगर वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, अनलेस कि वो डिस्प्यूटेड है, और अगर वो डिस्प्यूटेड हो जाए तो फिर वो जो एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट जिसमें जो विटनेसेस लिखे हुए हैं, आपको वो कोर्ट में प्रेज़ेंट करके अपने डॉक्यूमेंट को प्रूफ करना पड़ता है। अच्छा सर, इसी के साथ आपने अभी पिछले हमारे एपिसोड में हमें एंड पर जो है ख़वातीन के साथ जो चीज़ें हो रही हैं इनहेरिटेंस में, और जो आपके पास केसेस आ रहे हैं, आपने बताया आपका जितना एक्सपीरियंस है उस हवाले से बताया। तो हम इनहेरिटेंस के केसेस में देखते हैं कि ख़वातीन को बहुत जगह महरूम कर दिया जाता है। उसके सर्टन फैक्टर्स हैं, वो भी हम आगे भी डिस्कस दोबारा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे लॉज़ मौजूद हैं जो ख़वातीन के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। मुझे प्लीज़ बताइएगा कि वो प्रोटेक्शंस क्या हैं व्हेन इट कम्स टू इनहेरिटेंस लॉज़? अच्छा, इसमें नंबर 1 आपको कॉन्स्टिट्यूशन है। हुँ। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको आपके राइट्स को प्रिजर्व करता है फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। सेकंड, आपका इनहेरिटेंस लॉज़ है एज़ पर शरीयत, वो भी आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड, इसमें एक नए अमेंडमेंट्स आई हैं और जिसके तहत कुछ नए कवानीन बने हैं। बिल्कुल। मैं वो भी आपके नॉलेज में दे देता हूँ। हुँ, हुँ। एक आपका मुस्लिम पर्सनल शरीयत एक्ट है 1962। फिर आपका है प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस एक्ट 2011। थर्ड, आपके पास है पंजाब इन्फोर्समेंट्स ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2021। और फोर्थली आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है 227 और आर्टिकल 24 एंड 25। ये चारों चीज़ें आपके वुमेन्स के जो प्रॉपर्टी के राइट्स के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके तहत आप अपनी लीगल रेमेडीज अवेल कर सकते हैं और अपने तमाम राइट्स को प्रिक्योर कर सकते हैं। पाकिस्तान में अक्सर लोग अपने हुकूक से सिर्फ इसलिए महरूम रह जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि कौन से कवानीन उनके हुकूक की हिफाजत करते हैं। नो योर राइट्स का मकसद उन लोगों को अपने हुकूक और कवानीन को आसान जुबान में समझाना है। इस मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। वॉइस पीके को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे आने वाले हर पॉडकास्ट और गुफ्तगू से आगाह रहें। अच्छा सर, अगर किसी कोई खातून है, ठीक है, और उसको इनहेरिटेंस डिनाई कर दी जाती है, चाहे उसके फादर हों या उसके फादर के चले जाने के बाद विरासत का जो हिस्सा है उसके भाई डिनाई कर देते हैं, या जो अल्टीमेट रिश्तेदार हैं, तो क्या मुझे बताइएगा कि कानून में ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इसकी क्या पेनाल्टीज हैं? यस, इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, इसमें पनिशमेंट भी है, ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ सच इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। लोग इसके लिए कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं की और कोई लोग इसकी तरफ जाना भी नहीं पसंद करते, जाते भी नहीं हैं। हम्म। इवन हम लॉयर्स भी कोई ख़ास लोगों को इनकरेज नहीं करते। वजह क्या है, क्यों एक तो इनकरेज नहीं करते एक हैं? तो लिटिगेशन है, थोड़ी हम्म। प्रोलॉन्ग लिटिगेशन है, ठीक है? सेकेंडली, कोई इतनी लंबी पनिशमेंट्स नहीं है क्या कि आप कहें पनिशमेंट्स कि मौजूद हैं? कोई 6 मंथ्स की पनिशमेंट है, आप हम्म। 6 मंथ्स की पनिशमेंट्स में आप किसी को क्या जेल भेजेंगे? जाता ही नहीं है, हम्म। तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो रादर उससे बेहतर है कि आप अपने सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लिटिगेशन करके अपनी प्रॉपर्टी का हसूल का लोग तदारुक करते हैं, और वही सबसे बेहतर काम है। हम्म। हाँ, इसमें अगर अमेंडमेंट्स हो जाएँ और चीज़ें हो जाएँ, अभी इस हवाले से काफ़ी स्ट्रिक्टनेस आ रही है और चीज़ें
सामने आना शुरू हो गई हैं और उन्होंने कहा है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इसमें आपको सज़ाएँ भी बेहतर और सख्त देनी चाहिए, हुँ, ठीक है। लेकिन अभी एज़ सच इसमें कोई इतने नंबर ऑफ केसेज़ ऐसे सामने नहीं आए कि जिस पे हम कह सकें कि लोगों को बहुत सज़ाएँ हो रही हैं, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हुँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पैसेज ऑफ टाइम इस पर काम चूँकि काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो इस पे आने वाले टाइम में लोगों को यकीनन सख्त सज़ाएँ मिलेंगी। क्योंकि अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की बड़ी स्ट्रिक्ट जजमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को इस पे पेनल्टीज़, बड़ी हैवी पेनल्टीज़, फाइन्स करने शुरू कर दिए हैं अब केसेस में कि आपने इतने 10 साल उस खातून को लिटिगेशन में लिंगर ऑन किया और सुप्रीम कोर्ट तक लेके आए। उसमें लोगों को 30 लैक्स, 50 लैक्स रुपीज़ तक पेनल्टीज़ हुई हैं कि इतने इनकी प्रॉपर्टी से रिकवर्ड करके इसको एक्सपेंडिचर्स के बाद में दिए जाए। तो वो अब इस तरफ एक रुझान या कह लें कि मैं डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है और चीज़ें बेहतरी की तरफ चलने लग पड़ी हैं। हुँ। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था इस हवाले से ठीक बिल्कुल। है। अच्छा सर, इसी हवाले से मुझे ये बताइएगा कि व्हाट रोल्स हैव कोर्ट्स प्लेड व्हेन इट कम्स टू इंश्योरिंग वुमेन्स इनहेरिटेंस राइट्स? और उसके साथ-साथ क्या ऐसी कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिनसे जो इनहेरिटेंस राइट्स हैं ख़वातीन के, उनका लैंडस्केप चेंज हुआ हो? बहुत सारी लैंडमार्क स्टेटमेंट्स अब तो हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा आ गई हैं। अब तो आप मुझसे कोई पूछे तो मैं कहता हूँ कि इनके राइट्स को प्रोक्योर करने के हवाले से कोर्ट्स बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। हुँ, बहुत स्ट्रिक्टनेस आनी शुरू हो गई है। अब अननेसेसरी लिटिगेशन को कोर्ट्स इस हद तक आ गई है कि इट शुड बी बरीड एट द वेरी इंसेप्शन। हुँ, कि आप बहुत स्टार्ट में ही करते हैं। टाइम फ्रेम्स कोर्ट्स ने मुकर्रर करती हैं। मतलब आप सूट फॉर पार्टीशन एक खातून फाइल करती है कि जी ये मैं इस प्रॉपर्टी में इतनी मालिक हूँ विरासत के हवाले से और हुँ। ये सारी प्रॉपर्टी पे मेरा भाई काबिज है। तो एज़ पर पार्टीशन एक्ट आपको 6 मंथ्स में वो केस डिसाइड करना है। ओके। अगरचे कि वो अभी नहीं हो रहे 6 हुँ, मंथ्स में डिसाइड हो रहे, लेकिन वो पहले की तरह 10-10 साल लिंगर ऑन भी नहीं हो रहे। ओके। एक सर्टेन टाइम के बाद यानी कि आप समझ लें कि 1 से डेढ़ साल के अंदर वो डिसाइड होना शुरू हो गए हैं। हुँ, अच्छा, एरियाज़ वाइज़ भी डिपेंड करता है। कोर्ट्स वाइज़ भी लाहौर में शायद थोड़ा केस लिंगर ऑन हो रहे हैं। हुँ। सरगोदा में वो केसेस 6 टू 8 मंथ्स में डिसाइड हो रहे हैं। अच्छा। वहाँ पे जुडिशरी 6 टू 8 मंथ्स में उन केसेस को डिसाइड हुँ, एट हुँ। एनी कॉस्ट डिसाइड ठीक है। कर रही है। हुँ, वहाँ स्पीडी काम हो रहा है कंपैरेटिवली। हुँ, अब कुछ जगहों पे थोड़ा-सा लिंगर ऑन है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे अब 1 से डेढ़ साल के अंदर-अंदर वो केसेस डिसाइड हो रहे हैं। हुँ, क्योंकि अब जो नया कानून आ गया आपका पार्टीशन का, जिसमें खातून अपना हिस्सा डिमांड करती है और प्रॉपर्टी पार्टीशन करके कहती है कि मुझे पोज़ीशन दें, उसमें आप पर रिस्ट्रिक्शन लग गई जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, अगर वो प्रॉपर्टी आप साबित कर देते हैं कि उसके पोज़ीशन में है, तो जब तक वो प्रॉपर्टी मुझे वापस नहीं मिलनी, खातून को नहीं मिलनी, तब तक उसका एक कोर्ट सर्टेन रेंट या मीन्स प्रॉफिट जिसको हम एज़ पर लॉ कहते हैं, वो डिटरमाइन कर देती है कि इस प्रॉपर्टी का पोटेंशियल इतना रेंट बनता है, जो कि इस खातून का हिस्सा बनता है, तो ये आपने मंथली पे करना है, जब तक केस डिसाइड नहीं होगा। और अगर वो शख्स पे नहीं करता, तो उसकी एक अलग पेनल्टी है। तो आपका राइट ऑफ डिफेंस क्लोज़ हो जाता है, उसकी बेसिस पे। आप जो ओपोनेंट पार्टी है, वो अपनी एविडेंस देने के राइट से महरूम हो जाएगी। तो फिर मेरी ही एविडेंस पे डिसीजन होना है, जो मैं प्रूफ प्रोड्यूस करूँगा। आप मेरे विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकेंगे, आप एविडेंस नहीं दे सकेंगे। तो वो केस और स्मॉल हो जाएगा, समरी प्रोसीडिंग्स में आ जाएगा। बिल्कुल ही ये नए पार्टीशन एक्ट है वो बेसिकली तो समरी प्रोसीडिंग्स है, आपने 6 मंथ्स में डिसाइड करना है। तो उसकी अब उस हवाले से तो काफ़ी बेहतरी और काफ़ी बेहतर काम हो गया। आई एम ग्लैड टू नो दैट। अच्छा, इसके साथ-साथ ही सर, आपके एक्सपीरियंस में व्हाट डू यू थिंक कि क्या ख़वातीन को उनकी इनहेरिटेंस मिलती है प्रैक्टिकली? इन पास्ट शायद बहुत टाइम लगता था मिलने में। हुँ। मिलती तो डेफ़िनिटली जब भी ठीक है, केसेस लिंगर ऑन होते थे, लेकिन टाइम बहुत ले जाते थे। यानी हमें, अगर हम लीगल प्रोसीडिंग्स में चले जाएँ, तो उसमें हम कहते हैं समटाइम्स मिलती है, समटाइम्स नहीं मिलती, डिपेंड्स ऑन द कोर्ट। बट अगर हम पहले देखें हमारी सोसाइटी में, क्या ख़वातीन को इनहेरिटेंस दी जाती है? उसके बाद विल कम टू द कोर्ट। डेफ़िनिटली मिलती है। देर से मिले या जल्दी मिले, 100% मिलती है। ठीक है? अनलेस एंड अनटिल आप कोई ऐसा ब्लंडर करने में काम हो आपसे हो जाए, जिसमें आप ये प्रूफ़ ना कर सकें कि आप इस इनहेरिटेंस के हकदार हैं। आपसे रेलेवेंट कोई डॉक्यूमेंट ऐसा आ जाए जिसमें आपने अपनी प्रॉपर्टी सरेंडर कर दी हो और अब वो आप साबित ना कर सकें कि ये मैंने सरेंडर नहीं किया था। अदरवाइज़
डेफिनेटली आपको शेयर मिलता है। अच्छा, और सर कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें वुमेन को डिप्राइव कर दिया जाता है उनके इनहेरिटेंस से? इमोशनल ब्लैकमेलिंग, द फर्स्ट वन। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर और मदर, सबसे पहले आपकी फैमिली आपको इमोशनली ब्लैकमेल करती है, इमोशनली प्रेशराइज होते हैं। सेकंड, उस फेज में बहनों को भी शायद भाइयों से मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है। उस मोहब्बत में भी बहुत सारी ख़वातीन अपना शेयर सरेंडर कर जाती हैं, और ये इमीडिएट फैक्टर्स होते हैं। डेथ के फ़ौरन बाद बहुत सारी ख़वातीन ने उसके फ़ौरन बाद अपने शेयर्स अपने भाइयों के नाम ट्रांसफ़र्स किए। बाद में बहुत सारे लोगों को रिग्रेट भी होता है कि गलत हो गया, लेकिन जो आप कर चुके हैं वो कर चुके हैं। अगर आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो आप उसको अगर चैलेंज नहीं आप कर सकते? आपने अगर अपनी स्वीट विल से कर दिए हैं तो फिर हुँ। आपको चैलेंज कर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपसे बाय कोर्शन या बाय फोर्स करवाए गए हैं तो डेफिनिटली आप चैलेंज कर सकते हैं। हुँ। और इसी तरह सर ये जो फ़ोर्स करके जायदाद ले ली जाती है ख़वातीन से, या इमोशनल ब्लैकमेल करके कह के कि तुम तो बहन हो, तुम्हारा अपना घर बस चुका है अब, हमने आगे बच्चे भी पालने हैं, तो ज़ाहिर है हमें ये अपनी जायदाद हमारे नाम कर दो। ये कितनी ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तानी सोसाइटी में? बहुत ज़्यादा कॉमन है, हुँ, हुँ। स्पेशली रूरल एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में शायद कम अवेयरनेस की वजह से हुँ, ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं। रूरल एरियाज़ में जब जहाँ ख़वातीन कम पढ़ी लिखी हैं, हुँ, वहाँ ये बहुत ज़्यादा है। अगर मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 90%, 80 टू 90% हुँ। रूरल एरियाज़ में ख़वातीन अपने शेयर्स सरेंडर कर देती हैं भाइयों के हक़ में। और क्या आपके पास इस तरह फिर बाद में कोई केसेस भी आते हैं? बहुत ज़्यादा। हुँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब उनके अपने बच्चे बड़े होते हैं या उनका हस्बैंड उनको फोर्स करता है या उनको खुद समझ आती है कि ये तो गलत हो या गया है, हस्बैंड की डेथ हो जाए? या हस्बैंड की डेथ हो जाए, फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट होते हैं, हुँ, और उस वक्त जब भाई सपोर्ट ना करें या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो उस वक्त वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ख़वातीन इस हवाले से केसेस फाइल करती हैं। हुँ। बहुत ज़्यादा रेशो है। और सर इसी तरह कुछ केसेस में ये तो मैंने खुद भी सुनी है चीज़ें कि अगर किसी खातून ने, उसकी शादी हो गई या शादी से पहले या मंगनी हो गई और उसके बाद उसकी डाउरी तैयार कर रहे हैं, विच इज़ ऑब्वियसली इलीगल, तो उसमें जब खातून डिमांड करती है कि मेरा इनहेरिटेंस के जो राइट्स हैं, जो मेरा हिस्सा बनता है शेयर, वो मुझे दे दिया जाए, अपने बाप से डिमांड करती है या अपने भाइयों से कहती है कि अब्बा की डेथ हो गई, अब मुझे दिया जाए, तो उस वक़्त उसे कहा जाता है कि आपकी जो जायदाद का हिस्सा था, वो हमने आपके जहेज़ में दे दिया था आपको। इस चीज़ पे मुझे बताइएगा, इसकी लीगल बेसिस कोई हैं? इसकी कोई लीगल बेसिस नहीं है। हुँ, ठीक है, ये सिर्फ फैमिली प्रेशर है। जब भी किसी खातून की शादी होती है तो आम हमारे स्पेशली रूरल एरियाज़ में उसके निकाह से पहले उसे डॉक्यूमेंट साइन करवा लेते हैं लोग कि हुँ, हमने तुम्हें ये सब कुछ दे दिया है, ऐसे दे दिया है, अब तुम्हारा इस प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं। और उस वक्त उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके उसे सारे डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए जाते हैं, और उससे सब प्रॉपर्टीज भाइयों के नाम ट्रांसफ़र करवा ली जाती है। हुँ, कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं है, बिल्कुल इलीगल है। कोई किसी किस्म की ऐसी कोई कानून में कोई प्रोविजन अवेलेबल नहीं है कि आप किसी को सिर्फ डावरी आर्टिकल्स दे के आप उससे अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा तो लें। चैलेंज आगे किया जा सकता है जाके? बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है। हुँ, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपसे फ़ोर्सफुली करवाया गया है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके करवाया गया है, उसको वो खातून चैलेंज करने का इख्तियार रखती है। लेकिन उसकी हुँ, एक लिमिटेशन है। ये नहीं है कि वो 10 साल बाद उसको याद आए कि मैंने अब वो डॉक्यूमेंट चैलेंज करना है। हुँ, ऐसा नहीं है। कानून ने सर्टेन लिमिटेशंस लगाई हुई हैं कि अगर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट फ्रॉडलेंटली, बाय फोर्स, बाय फ्रॉड, बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, बाय कोerशन करवाया जाता है, तो आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर वो डॉक्यूमेंट चैलेंज करना है। अगर उस सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर आप वो चैलेंज करते हैं और हुँ। प्रूव करने में तो कामयाब हो सर्टेन जाते हैं, टाइम पीरियड क्या है? 3 इयर्स, 3 इयर्स। 3 इयर्स। हुँ। अच्छा, और सर इसमें क्या ख़वातीन लीगली अपना जो इनहेरिटेंस का शेयर है वो गिव अप कर सकती हैं? अभी जो लेटेस्ट लॉज़ हैं और लेटेस्ट प्रेसिडेंट्स अवेलेबल हैं, उसके तहत आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना इनहेरिटेंस राइट सरेंडर नहीं कर सकते। हुँ, अब जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के मुताबिक आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना कंपल्सरी है। हुँ, हुँ,
स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर सकती। जब आपके नाम ट्रांसफ़र्ड हो जाएगी और आपके नाम लग जाएगी, उसके बाद अगर आप अपनी मर्ज़ी से किसी के नाम ट्रांसफ़र करना चाहें, सरेंडर करना चाहें, हुँ, तो आप हुँ। करने का इख्तियार रखती हैं। लेकिन ठीक अपने है। नाम ट्रांसफ़र हुए बगैर स्ट्रेट फॉरवर्ड सरेंडर करना, उसकी इजाज़त नहीं रही। बिल्कुल ठीक है। और सर ये जो वर्बल फैमिली एग्रीमेंट्स हो जाते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, इनकी लीगल कोई वैल्यू है? अनलेस पार्टीज़ एग्रीड। हुँ, अगर वर्बल एग्रीमेंट्स हो जाता है बिटवीन बहन-भाई, किसी प्रॉपर्टी की पार्टीशन का, विरासत की तक़सीम के हवाले से, कि इवन ये भी डिसाइड हो जाता है उनके दरमियान कि एक को ज़्यादा मिलेगी, एक को कम मिलेगी, एक को ज़्यादा वैल्यूएबल प्रॉपर्टी मिलेगी और एक हुँ, भाई को कम वैल्यूएबल। अगर पार्टीज़ एग्रीड है, तो यस, वो हो सकता है। और अगर पार्टीज़ एग्रीड नहीं है, तो फिर एज़ पर शरीयत लॉ उसकी डिवीज़न होनी है। ठीक है। यानी अगर सारी फैमिली, उसके लीगल हियर्स एग्रीड हैं कि मेरी इस बेटी को मैं आधी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, बाकी बहन-भाइयों में जो बाकी आधी बचेगी वो डिवाइड करता हूँ। देयर इज़ नो इश्यू, नहीं, सारे नहीं, नहीं, एग्रीड हैं। नहीं, डिसीज़्ड का डिसीजन तो नहीं है ना, मैं तो डिसीज़ हुँ, के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर बहन-भाई आपस में ये बात डिसाइड कर लेते हैं कि हमने अपनी इस बहन को हाफ़ ऑफ द प्रॉपर्टी देनी है और बाकी हम आपस में तक़सीम करेंगे, तो वो हो सकता है। ओके, देयर इज़ नो इश्यू विद देयर इज़ दैट। नो इश्यू, हुँ, क्योंकि इसमें जो लीगल हेयर्स हैं, दे आर एग्रीड ऑन अ सर्टेन टर्म्स एक-दूसरे के साथ। उनकी जिसको हम प्राइवेट पार्टीशन कह लें या डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, ऑफ द एसेट्स कह लें। तो अगर वो पार्टीज़ अपनी म्यूचुअल कंसेंट से एग्रीड हैं कि हमने प्रॉपर्टीज़ को इस तरह डिवाइड करना चाह रहे हैं, रादर के जी हाँ, सब एक प्रॉपर्टी में थोड़े-थोड़े के शेयर होल्डर्स बने। वो कहते हैं कि ए प्रॉपर्टी एक वन भाई रखेगा, बी प्रॉपर्टी दूसरा भाई रखेगा, सी प्रॉपर्टी तीसरा भाई रखेगा। अब वो तीनों प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू सेम होना ज़रूरी नहीं है। और ये भी हो सकता है कि मेरा शेयर ज़्यादा बन रहा हो और आपका शेयर कम बन रहा हो, लेकिन आपको जो प्रॉपर्टी मिली है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो आपके शेयर से। तो अगर वो सब आपस में एग्रीड है, तो फिर तो हो सकता है। और अगर एग्रीड नहीं है, तो फिर नहीं हो सकता। हुँ, देन द लॉ विल अप्लाई। देन द लॉ विल अप्लाई। हुँ। अगर सर अब हम अगर इसके लीगल स्टेप्स की तरफ चलें कि अगर कोई खातून या कोई और मर्द, लेकिन चूंकि ज़्यादा ख़वातीन के साथ ऐसे होता है कि उन्हें इनहेरिटेंस का हक नहीं दिया जाता, तो अगर कोई खातून है और उसका इनहेरिटेंस का हक डिनाई कर दिया जाए कि हम नहीं देते तुम्हें, जाओ जो करना है कर लो, या इमोशनल प्रेशर फोर्स करके कहा जाता है नहीं है, तो क्या लीगल स्टेप्स हैं? वो खातून क्या कर सकती है? कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसके लिए? अच्छा, सबसे पहले उसको 2-3 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। नंबर 1, उसको प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? पहले वो टाइटल डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आपको पटवारी के पास जाना पड़ता था, या आपको रजिस्टर्ड सेल डीड्स लेने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता था। अब मेजॉरिटी एरियाज़ कंप्यूटराइज़्ड हो गए। अब आप कंप्यूटराइज़्ड ऑफ़िस में जाते हैं और अपने सीएनआईसी के मुताबिक अपनी एंटाइटलमेंट का डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप वहाँ से अपने फ़ादर की इनहेरिटेंस का जो म्यूटेशन पास हुआ है, वो भी ले लेते हैं। ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। थर्ड, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें कौन-कौन शेयर होल्डर्स हैं, आपको वो डॉक्यूमेंट भी वहाँ से मिल जाता है। ये 3 मेन डॉक्यूमेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 4, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो वो आपका एफआरसी है, जिसमें ये डिसाइड हो जाएगा कि आपके फ़ादर के लीगल हेयर्स में कौन-कौन आ रहा है। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हों, तो आप सिविल कोर्ट में अपना सूट फाइल कर सकती हैं और अपनी प्रॉपर्टी के हसूल के लिए तहर्रुक कर सकते हैं। और आप बता सकते हैं कि जी, ये मुझे पहले डिक्लेयर कर दो। आप बेसिकली एक ही सूट में 2 रिलीफ़्स आप क्लेम करेंगे। एक आप डिक्लेयर करेंगे कि जी, मैं इस प्रॉपर्टी में विरासत की हकदार हूँ, अनलेस कि अगर विरासत का इंतकाल हुआ हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ हुआ तो आपको कोर्ट से डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी कि जी, हम इतने बहन-भाई हैं और मैं इसमें इस प्रॉपर्टी में इतने परसेंट की शेयर होल्डर हूँ हुँ, और हम सबका ये हिस्से डिटरमिनेट करते हैं। और हिस्से डिटरमिनेट करने के बाद आप मेरी प्रॉपर्टी को पार्टीशन कर दें। तक़सीम करके मेरा जो हुँ, शेयर बनता है, वो मुझे दिलाया जाए। हुँ, तो ये सब कुछ आप एक दावे में कर सकते हैं। इसके लिए सेपरेट-सेपरेट सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और सर अगर किसी फैमिली में एक बहन है या एक भाई है, वो चाहता है कि डिवाइड की जाए प्रॉपर्टी, लेकिन बाकी जो फैमिली है वो रिफ्यूज़ करती है डिवीज़न, तो इस सिनेरियो में क्या होता है? अच्छा, अगर तो मैटर कोर्ट में चला गया है, एक भाई और बहन डिवाइड करना चाहते हैं और 2 भाई डिवाइड नहीं करना चाहते, हुँ, तो सबसे पहले कोर्ट सर्टेन टाइम के बाद चेक करेगी, जब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद, कि क्या वो प्रॉपर्टी डिविजिबल है। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो 2 डिवाइड करवाना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी डिविजिबल ही ना हो।
एंड हाउ इज़ दैट पॉसिबल? डिविजिबल कैसे नहीं होगी? फ़र्ज़ करें एक 10 मरले का घर है, डबल हुँ, स्टोरी बना हुआ है, हुँ, तो उस प्रॉपर्टी के 7 शेयर्स बनने हैं, 3 भाई हैं और 1 बहन है, 7 शेयर्स बनने हैं, तो हुँ, आप 1 भाई और 1 बहन कराना कराना चाहते हैं, तो 3 शेयर्स को आप कैसे सेपरेट करेंगे और 4 शेयर्स को कैसे सेपरेट करेंगे? या अब वो प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हो सकती। हुँ, जब वो डिवाइड नहीं हो सकती, तो वो प्रॉपर्टी सोल्ड आउट होगी, ऑक्शन हो जाएगी। अच्छा, अब ऑक्शन होने के बाद हर एक को उसका शेयर मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। हुँ, वो कैश कोर्ट में जमा होगा, जो भी प्रॉपर्टी का परचेज़र होगा, ठीक है? अच्छा, उससे पहले पार्टीशन एक्ट में एक और नई प्रोविज़न आ गई है, वो मेरे मुताबिक बेहतर है कि कोर्ट पहले जो लीगल हेयर्स हैं, उनको ऑफ़र करती है, आप में से कोई ये प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहता है? अच्छा, बिल्कुल जिसको हम ठीक है। इंटरनल ऑक्शन कहते हैं, हुँ, और इंटरनल ऑक्शन सिर्फ़ लीगल हेयर्स उसमें इन्वॉल्व शामिल हो होता है। सकते हैं। हुँ, अगर उनमें से कोई उसकी प्रॉपर्टी की जो कोर्ट ने वैल्यू डिटरमिन्ड की है, कोई लेना चाहता है या उस से ज़्यादा दूसरा देना चाहता है, तो कोर्ट उस ऑक्शन को उस ऑक्शन कर देगी। हुँ, कोई हुँ, 1 शेयर होल्डर या 2 शेयर होल्डर्स उस प्रॉपर्टी को परचेज़ कर लें, और जिसका जो-जो शेयर बनता है, उन अपने शेयर की प्राइस माइनस करके, हुँ, जो बाकी शेयर्स की प्राइस है, वो कोर्ट में सबमिट कर दें। तो ठीक जो है। जो रेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स हैं, वो अपनी प्राइस ले लेंगे। हुँ, अच्छा, इसके साथ सर अगर हम केसेस को देखें, कोर्ट प्रोसीडिंग्स को देखें, ख़वातीन को ज़्यादा चैलेंजेस क्या फ़ेस करने पड़ते हैं व्हेन इट कम्स टू इनहेरिटेंस केसेस जहाँ वो अपने सूट्स फ़ाइल कर रही हों? देखिए, सबसे मुश्किल काम तो कोर्ट में आना है, हुँ, कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स को अटेंड करना है, ठीक है? हमारी जो कम्युनिटी है और जो हमारा लाइफ सेटअप है, उसमें ख़वातीन के लिए सबसे मुश्किल काम तो अदालत में आके कोर्ट को फ़ेस करना है, केसेस को फ़ेस करना है, ओपोनेंट लॉयर्स को फ़ेस करना है। हुँ, ये सबसे बड़ी हैसल है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आप मिनिमम भी अगर आप बहुत अच्छा केस भी लड़ लेते हैं, अच्छे लॉयर के साथ मिलके और बहुत हुँ, फ़ास्ट ट्रैक में भी, तो 1 से डेढ़ साल तो आपने कोर्ट में आना है, केसेस की प्रोसीडिंग्स को अटेंड करना है। सबसे बड़ी हैसल तो कोर्ट है, जहाँ आपकी अटेंडेंस प्रोक्योर्ड होनी है, आपने आना है और चीज़ें फ़ेस करनी है। सबसे मुश्किल काम ये है। एंड आई थिंक बहुत सारी ख़वातीन अपना जो शेयर हैं, इस वज़ह से भी रहने देती हैं कि क्या जाकर करना है। ये दुरुस्त है। बहुत सारी हुँ, ख़वातीन अदालत ना आने के लिए, उनको लगता है कि हमारी शायद कम्युनिटी में हमारे लिए आसान नहीं है। लोगों को देख के लोग कहते हैं कि अच्छा, ये ख़ातून अदालत चली गई है। हुँ, तो लोग इस वजह से भी, अपनी इज़्ज़त की वजह से भी नहीं आना पसंद करते कि मैं कोर्ट में जाऊँगी तो मेरी इज़्ज़त पे फ़र्क आएगा, मेरी फ़ैमिली पे फ़र्क आएगा, मेरे हस्बैंड शायद इसको पसंद नहीं करेंगे, हुँ, और वो खुद भी नहीं पसंद कर पा रही होती कि मुझे शायद अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाएगा। तो इस वजह से भी बहुत सारी ख़वातीन अपने शेयर्स को सरेंडर कर देती हैं। हुँ। एक और वजह भी है कि क्या कोर्ट प्रोसीडिंग्स इतनी लेंथी हो जाती हैं और क्या इतनी एक्सपेंसिव होती हैं क्लेमेंट्स के लिए? डेफ़िनिटली एक्सपेंसिव है। ये बिल्कुल एक्सपेंसिव है, लिटिगेशन पहले की तरह नहीं है, अब एक्सपेंसिव डे बाय डे लिटिगेशन एक्सपेंसिव होती जा रही है, ठीक है? और ये हर नॉर्मल आदमी के लिए अच्छी फ़ीस देना और फिर उसके बाद डे टू डे एक्सपेंडिचर्स करना आसान नहीं है, क्योंकि इट्स टाइम गेनिंग, आपको टाइम भी देना है और आपको खर्चा भी करना है, तो दोनों चीज़ें हैं, तो इट्स नॉट दैट ईज़ी। अच्छा सर, अगर हमारा लॉ इतना क्लियर है व्हेन इट कम्स टू इनहेरिटेंस, इट्स राइट्स फॉर वुमेन, मेन, नो मैटर हु इज़ देयर, तो फिर इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन और डिस्प्यूट्स क्यों आते हैं? डिस्प्यूट्स इसलिए आते हैं कि आपके पुराने इश्यूज़ हैं, मैटर्स बहुत पुराने हैं, चीज़ें बहुत पुरानी हैं। अब आप जो-जो आपका टाइम फ्रेम गुज़रेगा ना, अब आपके नादरा के रिकॉर्ड्स बन गए हैं, अब आपके शजरा नस्म क्रिएट होते जा रहे हैं, अब आपके लिए आसानियाँ क्रिएट होती जा रही हैं पैसेज ऑफ टाइम, आपके रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज़ होते जा रहे हैं। पहले आपके लिए रिकॉर्ड का हसूल एक मुश्किल काम था, पटवारी के पास जाना, रिकॉर्ड ढूँढना और चीज़ें हासिल करना। अब जब पैसेज ऑफ टाइम आपकी चीज़ें आसान होती जा रही हैं, आने वाले फ्यूचर में आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। चूँकि पहले रिकॉर्ड का हसूल मुश्किल था, खातून का आना मुश्किल था, खातून नाख़्वानदा थीं ज़्यादातर, उनको अपने राइट्स का इल्म नहीं था, तो चीज़ें बहुत प्रोलॉन्ग होती थी। अब चीज़ें चूँकि डिजिटलाइज़ होके आसान होती जा रही हैं, असेस आसान होती जा रही है, आने वाले वक़्त में शायद आपकी लिटिगेशन और भी कम होगी। लिटिगेशन इस वक़्त भी कम होती जा रही है पैसेज ऑफ टाइम, आने वाले टाइम में शायद इससे भी कम होती जाएगी, क्योंकि अब आपके शेयर्स ईज़िली डिटरमिन्ड हो जाते हैं। कोर्ट
अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था कि आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट थ्रू नादरा मिल जाए, आपके एफआरसी के मुताबिक। अगरचे कि वो कामयाब नहीं हो सका उनसे, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम्स थे, ठीक है? और कुछ जहाँ पे इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी वारसान में वापस रिटर्न में चली जाती है, तो वो उनका सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ओके। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि उनको फिर पहले नादरा में की एक्सपेंडिचर की और फिर कोर्ट में आना पड़ रहा। लेकिन पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें डेवलप तो हो जानी है, हुँ। तो चीज़ें आसान हो जाएँगी। तो अब चूँकि असेस आसान हो रही है, तो इसलिए लिटिगेशन भी आपकी कम होती जा रही है। हुँ, हुँ। जब लोगों के पास रिकॉर्ड नहीं था, चीज़ें नहीं थी, तो उनको पता ही नहीं था कि हमारे पास एसेट्स क्या हैं और चीज़ें क्या हैं। हुँ, क्योंकि ख़वातीन तो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, तो उनको तो किसी चीज़ का इल्म ही नहीं था, हुँ। रिकॉर्ड ही नहीं था। अब आपके सीएनआईसी पे आपकी तमाम प्रॉपर्टीज़ आपके रिकॉर्ड में सामने आ जानी है कि मेरे फ़ादर के पास क्या-क्या था। जो-जो टाइम फ्रेम गुज़रेगा, हर चीज़ डिजिटलाइज़ हो जाएगी और आसानी हुँ। से एक्सेसिबल हो जाएगी और लिटिगेशन आपकी कम होगी और जल्दी ख़त्म होगी। आई होप सो सर। अच्छा, इन योर व्यू, where does our legal system falls short when it comes to inheritance cases, especially अगर फैमिली प्रेशर या कोर्जन की बात की जाए, वहाँ पर हमारा लीगल जो सिस्टम है वो क्या कहीं कमी है उसमें, और अगर है तो कहाँ है? अच्छा, मैं नहीं समझता कि लीगल सिस्टम फ़ॉल करता है। प्रॉब्लम कोर्ट ने डिसाइड करना है किसी भी मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द पार्टी कि वो कैसी एविडेंस प्रोड्यूस करती है। अगर आप अपना केस प्रूव करने में कामयाब ही ना हो, आप अपने विटनेस लाने में कामयाब ना हो, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर ना कर पाए, तो कोर्ट ने तो आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके एविडेंस की बेसिस पे डिसाइड करना है। कानून इज एव- कानून अपनी जगह पर मौजूद है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी है और होती है। केस डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस और वो डिपेंड करता है पार्टी पे कि ठीक है आप कितनी अच्छी एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं अपने केस को प्रूव करने के लिए। सर, लेकिन अगर कोई खातून है, उसको फोर्स किया गया, इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे ले लिया गया उसका इनहेरिटेंस का शेयर, कोर्ट में क्या एविडेंस जाके वो प्रूव करे? उसके पास तो सिर्फ अपनी गवाही है कि भाई मैंने बस दे दिया था इसे। नहीं, ऐसा नहीं है। हुँ, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, तो आपको पास उस फ्रॉड की तमाम डिटेल्स अवेलेबल है, डेफिनेटली अवेलेबल है। हुँ, आपको पता है कि मेरे साथ कैसे चीट एंड फ्रॉड हुआ। ये नहीं हो सकता कि आपको पता ना हो, हुँ, ठीक है? फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट्स आपसे लिया गया, तो आपको पता है कि जब मेरी शादी हो रही थी, तो मेरी निकाह से 2 दिन पहले मुझसे ये डॉक्यूमेंट लिखवाया गया। हुँ, तो जो डॉक्यूमेंट 2 दिन पहले लिखवाया गया, तो कोर्ट को इल्म है कि ये इस तरह के वाक़यात सब होते हैं और ये सब चीज़ें प्रेसिडेंट्स में अवेलेबल है, मौजूद हैं, ठीक है? तो आपने वो प्रूफ़ करना है कि जनाब मेरे निकाह से 2 दिन पहले मुझसे ज़बरदस्ती ये डॉक्यूमेंट सिग्नेचर्स करवाया गया था और ऐसे-ऐसे हुआ था। तो फिर वो जब आपने अपना ओनस शिफ्ट कर दिया और बताया कि भई आपने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, आप बेनिफिशियरी हैं, तो फिर वो ओनस बेनिफिशियरी पे जाना है। हुँ, हुँ, तो वो डॉक्यूमेंट तो उन्होंने प्रूव करना है, आप पर इतना प्रेशर नहीं है। लेकिन फैक्ट्स फ्रॉड के तो आप नहीं बताने हैं। हुँ, फ्रॉड की डिटेल्स बताना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपने बताना है कि मेरे साथ कैसे फ्रॉड हुआ। वो आप बताएँगे, तो फिर बेनिफिशियरी वो डॉक्यूमेंट प्रूव करेगा। हुँ। और सर, जहाँ फ़ोर्सफुली ले लिया जाता है इनहेरिटेंस राइट्स, इनहेरिटेंस का राइट, आपको लगता है कि वहाँ लॉ हमारा थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, मज़ीद सेफ़गार्ड्स बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने चाहिए? कानून तो पैसेज ऑफ टाइम स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। कानून में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट में जो लेटेस्ट प्रेसिडेंट्स आ रही हैं, उसमें वुमेन के इनहेरिटेंस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के हवाले से डे टू डे स्ट्रिक्टनेस आती जा रही है। इस हद तक आती जा रही है अब तो कि आपने इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी तो खातून के नाम पहले लगानी ही लगानी। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सरेंडर नहीं कर सकते। आपको पनिशमेंट्स होने लग पेनल्टीज़ होने कोर्ट्स लगाने लग पड़ी हैं और वो मामूली पेनल्टीज़ नहीं हैं, हेवी पेनल्टीज़ लगाने पड़ रहे हैं, इन लैक्स में, ठीक है? हेवी पेनल्टीज़ उन लोगों पर इम्पोज़ होने लग पड़ी हैं जो लोग जिन्होंने बहनों के हक खाए हुए हैं, ठीक है? तो कानून मौजूद है, चीज़ें हो रही हैं, डे बाय डे इम्प्रूव भी हो रहा है। मैं तो इसमें होपफुल हूँ। मैं इस मामले में बिल्कुल उस लोगों से इत्तेफ़ाक नहीं करता, उन लोगों से जो कहते हैं कि जी नहीं मिल रहा, बड़े मसाइल हैं। भाई कानून मौजूद है, आप एफ़र्ट तो करें, काम करें तो सही, अपने केस को सीरियसली लड़ें। लोग केस
केस फाइल करने के बाद साल लॉयर से रब्ता ही नहीं करते, तो लॉयर तो आपका काम उसी वक़्त करेगा ना जब आप उसके सर पे आएँगे, उससे पूछेंगे और केस का फ़ॉलो-अप करेंगे। अपना केस आप खुद परस्यू करेंगे, तो तभी केस आपका जल्दी डिसाइड होगा ना। अगर आप नहीं आते, तो आपका केस तो फिर स्लो स्पीड ही चलेगा। हुँ। वैसे उसमें भी हमने अभी आपने ज़िक्र किया कि उसमें भी बड़ी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि ख़वातीन का कोर्ट में आना इतने अरसे तक, फिर एक्सपेंसिव जो हैं एक्सपेंसेस वो कैसे मैनेज करें। ये चीज़ें ऑब्वियसली मेरे मेरे ख़्याल में तो अगर मैं होती किसी भी खातून की जगह पर, तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मैटर करती। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ़ एक जगह चल रही है, फिर इनहेरिटेंस का शेयर लेने मैं कोर्ट में साला-साल जा रही हूँ। तो आई थिंक इन ये ज़्यादा बड़ी वजूहात हैं, इसी वजह से बार-बार कहा जाता है कि ख़वातीन के जो इनहेरिटेंस राइट्स हैं, कुछ ऐसा किया जाए कि उन्हें कोर्ट में जाने की ज़रूरत ना पड़े। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, यकीनन लिटिगेशन एक्सपेंसिव है, कॉस्ट है आपकी, और हर बंदा उस कॉस्ट को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, यकीनन नहीं कर सकता। और चूँकि आपको मल्टीपल कोर्ट्स में जाना है, पहले आपने सिविल कोर्ट से डिसीजन लिया, उसके खिलाफ दूसरी पार्टी अपील फाइल कर सकती है, देन इज़ अदर कॉस्ट, अपीलेट कोर्ट की कॉस्ट है, फिर आपके खिलाफ हाई कोर्ट की कॉस्ट है। फिर अगर वो मैटर हाई कोर्ट चला जाता है और हाई कोर्ट की कॉस्ट है, तो आपकी मल्टीपल कॉस्ट तो हैं, इससे मुझे इनकार नहीं है। और यकीनन इस वन ऑफ द मेन फैक्टर कॉस्ट की वजह से भी बहुत सारे लोग अपने राइट्स के लिए अच्छा लॉयर नहीं कर पाते, या लिटिगेशन नहीं बेयर कॉस्ट बेयर नहीं कर पा रहे होते और वो नहीं ले करते। यकीनन ये वन ऑफ द मेन फैक्टर है। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि इंसान को अपने हक के लिए ज़रूर लड़ाई लड़नी चाहिए और अपना केस हक हासिल करने की हर एफर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि आपके ख़्याल में कौन से रिफ़ॉर्म्स होने चाहिए हमारे इनहेरिटेंस लॉज़ में, या कौन सी ऐसी इम्प्रूवमेंट्स की अभी गुंजाइश है जो कि की जानी चाहिए, जिससे जो ख़वातीन हैं उनके इनहेरिटेंस राइट्स उन्हें मिलेंगे? इस पे बहुत सारा काम हो रहा है और स्टिल इम्प्रूवमेंट की तो ऑलवेज़ गुंजाइश होती ही होती है। हाँ, मैं इस पे एग्री करता हूँ कि इस पे मज़ीद लेजिस्लेशन को थोड़ा-सा इस हवाले से यकीनन काम करना चाहिए कि जो विरासत और उसके बाद प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए ख़वातीन को स्पेशली कोर्ट तक ना जाना पड़े। वो प्रोसीजर इतना आसान बनाया जाए कि जब विरासत हो तो उस ऑटोमेटिकली सिस्टम के तहत शेयर्स डिटरमाइंड कर दिए जाएँ और बता दिए जाए, ऑन रिकॉर्डेड हो जाए। अब क्वेश्चन ये प्रॉब्लम वो स्टिल वहीं रहना है कि अगर एक पार्टी इन पोजीशन है और बाकी लोग इन पोजीशन नहीं है, तो पोजीशन की हद तक तो आपको यकीनन कोर्ट आना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए प्रोसीजर्स आसान हो सकते हैं। मतलब अब जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक प्लान शुरू किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट बना, ऑर्डिनेंस पास किया है जिसमें लोगों को पोजीशन लेके दे रहे हैं, ठीक है। उसमें अगरचे के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो डीसीज़ के थ्रू प्रॉपर्टीज़ हुँ, पोजेशंस लेके दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम्स यकीनन है, लेकिन उसको इम्प्रूव किया जा सकता है कि आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो रिपोर्ट दें कि भाई किसकी प्रॉपर्टी है, कौन काबिज़ है, और वो ठीक है। रादर के सिविल कोर्ट्स की आप हुँ, लंबी लिटिगेशंस की बजाय स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके तहत जो आपने बना दिए हैं, ट्रिब्यूनल्स बना दिए हुँ, हैं, वो हुँ। ट्रिब्यूनल्स नीचे डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसकी रिपोर्ट देता है और ट्रिब्यूनल्स में वो मैटर जाएगा और ट्रिब्यूनल उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसाइड कर देगा, रादर कि आप 2 स्टेप्स में जाएँ, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसाइड हो जाएगा। सर बस लास्ट में आपसे मैसेज लेना चाहूँगी कि वो ख़वातीन जो अफ़्रेड हैं अपना हक़ लेने से घबरा रही हैं, हेज़िटेंट हैं इनहेरिटेंस का, उनके लिए आपका क्या मैसेज है ब्रीफ़ली? और सेकंडली वो सोसाइटीज़ पाकिस्तान की वो फ़ैमिलीज़ जो बच्चियों को उनका हक़ नहीं दे रहे या सोच रहे हैं कि दें या ना दें, यूजुअली हम देखते हैं कि नहीं दिया जा रहा, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा हमेशा से एक मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है कि अपने हक़ के लिए हमेशा लड़ाई करनी चाहिए। एक आँख है जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, वो आपका राइट है, कोई क्या आप पे एहसान नहीं कर रहा, किसी का भी नहीं, आपके किसी बहन-भाई का, किसी का आप पे कोई एहसान नहीं है। वो प्रॉपर्टी जो भी एसेट्स आपके फ़ादर की तरफ से आने हैं, वो एज़ अ मैटर ऑफ राइट है और अपने राइट के लिए आपको हर सूरत फ़ाइट करनी चाहिए और लेने चाहिए।
वो आपके बच्चों के लिए भी है और आपकी ज़ात के लिए भी है। हमें अपनी इस स्पेशली वुमेन्स कम्युनिटी में आप कह लें कि बच्चियों को फ्रॉम स्कूलिंग इस चीज़ के हवाले से सिखाना चाहिए। उनको उनकी विरासत, उनके राइट्स के बारे में बताना चाहिए। उनको अवेयरनेस देनी बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें हैं, ये आपको पैसेज ऑफ टाइम मिलनी है और उसके लिए आपको खड़ा होना ज़रूरी है। हम ताकि ये जो हम फैमिली प्रेशर्स और सब चीज़ें हैं, इनसे बच सकें। अगर बच्चा शुरू से स्कूलिंग से, कॉलेज लाइफ से अपने इसका अवेयरनेस आ जाएगी, तो आइंदा टाइम पीरियड में आपके लिए आसानियाँ हो जाएँगी। एंड व्हाट अबाउट द फैमिलीज़? फैमिलीज़ के हवाले से मैं क्या कह सकता हूँ, अनफॉर्च्यूनेट है, हुँ, मैं हुँ। खुद रूरल एरिया से बिलॉन्ग करता हूँ। हमारे एरिया में भी लोग आज तक उन्हीं पुरानी प्रेसिडेंट्स पे कायम बैठे हुए हैं कि ख़वातीन को प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। हुँ, ठीक है, जबकि हमें इस्लाम बड़ा क्लियरली कहता है कि ख़वातीन का हक है, उनको मिलना है और आपको देना है। हुँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमें जो हमारी फैमिलीज़ है, उनको अब इस बात की अवेयरनेस हो जानी चाहिए और अब मीडिया ने और आपकी सब चीज़ों ने बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर दी है और उनके इल्म में है सब कुछ। अब हमें उन सब फैक्टर से बाहर निकल के दुरुस्त फैसले करने चाहिए और ख़वातीन को उनका हक देने के हवाले से खुद पहल करनी चाहिए। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। माय प्लेज़र। आपने इतने अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया हर चीज़ को कि और ये फैक्टर सारे बहुत अच्छे से बताए कि ख़वातीन को किस तरह उनके हक़ से महरूम किया जाता है और फिर ये बताया कि ख़वातीन किस तरह जाकर अपना हक़ ले सकती हैं कोर्ट से। बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, स्टेप्स मुश्किल हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स लेंथी हो जाती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ विंडो, देयर इज़ अ डोर, और बार-बार अगर वहाँ जाके उस डोर को बजाया जाए, नॉक किया जाए, तो होपफुली ख़वातीन को उनका हक मिल सकता है। अगेन थैंक यू वेरी मच सर। वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू।